पॉजेसिव प्रोनाउन तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है और अब पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग का कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अगले प्रोनाउन को शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड है और आप लोग को दिया गया था बनाने के लिए। सब लोग बना लिए हैं? लगभग 41 क्वेश्चन था। सब लोग बना लिए हैं जी जो क्वेश्चन दिया गया था पॉजेसिव प्रोनाउन का बनाने के लिए? तो चलिए ठीक है। ठीक है फिर चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप आंसर मिलाते चलेंगे और लास्ट में, चूंकि सब लोग तो अपने कॉपी में बनाए ही होंगे कि पहला का आंसर बी होगा, दूसरा का आंसर सी होगा, डी होगा, क्या होगा, सब लोग बनाए ही होंगे या फिर आंसर क्या टिक लगाए आपको ये याद ही होगा। पहला क्वेश्चन है, एज सुन एज आवर प्लान इज अप्रूव्ड। एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही हमारे प्लान को अनुमति मिलती है। एज सुन एज आवर प्लान इज अप्रूव्ड, ज्यों ही हमारे प्लान को अप्रूवल यानी स्वीकृति मिलती है, मैं पक्ष लूंगा, आई शैल फेवर, मैं पक्ष लूंगा खालिस्तान एडॉप्शन। एडॉप्शन मतलब स्वीकार करना। एडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और एडॉप्शन जो है वो एडॉप्ट का नाउन फॉर्म है, यानी एडॉप्शन मतलब स्वीकृति। मैं इसके स्वीकृति, यहां पर बात हो रही है कि मैं इसके स्वीकृति का पक्ष लूंगा। इसके मतलब किसके? तो जाहिर सी बात है, चूंकि हम यहाँ पर 9-10 के बच्चों को तो पढ़ा नहीं रहे, सारे बच्चे समझ सकते हैं कि प्लान को जब अनुमति मिलेगी तो प्लान की स्वीकृति का ही हम पक्ष लेंगे। यानी इसके किसके? तो प्लान के। तो प्लान यहाँ नॉन लिविंग थिंग है, इसके बदले जो प्रोनाउन आएगा वो इट आएगा। और चूंकि यहाँ एडॉप्शन क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले संबंध को दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए और ईट का पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर बात किया जाए तो वो होता है इट्स। इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है इट्स। विष्णु कुमार, आप अपना देखिए, आपके एरिया का नेट स्लो है बाबू, इसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है, हम लोग की तरफ से पूरा क्लियर है। हमारा यहाँ पर सब लोगों को हरा कलर का टावर दिख रहा होगा, पूरा डंटी उठा हुआ दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। तो हमारा नेट बहुत अच्छा चल रहा है। जिस लोगों का नेट स्लो है वो उनकी समस्या है, अपना मोबाइल को ऑफ करके ऑन करे, चाहे ऐप को डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करे, चाहे नेट सुधारे, चाहे जो करना है करे। पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसका आंसर अगर देखा जाए, यहां हम समझा रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ये इसका मतलब होता है इट इज, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इट्स। क्या सर हम पॉजेसिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं? बाबू, पॉजेसिव प्रोनाउन तभी यूज करते हैं जब पहले से ये क्लियर हो कि आप पॉजेसिव प्रोनाउन जो यूज कर रहे हैं उसमें नाउन क्या है। जैसे मान लो कि मैंने सेंटेंस में रहमत अली लिख दिया कि माई, रहमत अली ध्यान देंगे, माई बुक इज न्यू। रहमत अली ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन है, आपको समझाया जा रहा है माई बुक इज न्यू बट योर्स इज ओल्ड। तो यहां जो योर्स आया है आप देख सकते हैं ये क्या है? सब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, तो आपका जो सवाल है कि क्या सर हम पॉजेसिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, तो ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि योर्स यहाँ किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है। अब हम केवल अगर लिखें योर्स इज ओल्ड और ये वाला सेंटेंस ना लिखें तो सुनने वाले को कंफ्यूजन बना रहेगा कि योर्स का मतलब एक्चुअली हुआ क्या, ये योर्स आया किसके लिए।
हम लोग पूरी तरह कंफ्यूज रहेंगे कि योर्स बराबर आखिर क्या है, योर प्लस कौन सा नाउन। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आता है तो सब्जेक्ट ग्रुप में पॉजेसिव प्रोनाउन आता है, लेकिन उसके पहले वाले सेंटेंस में ये क्लियर कर दिया जाता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो यूज हो रहा है वो किस नाउन के बदले यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर योर्स क्या है, सब्जेक्ट के रूप में। रहमत अली, क्या आपको समझ में आ गया है? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। तो यहाँ इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इट इज, इसलिए हम यहाँ पर अगर ये वाला लिखते हैं तो ये नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, और ये कोई वर्ड होता नहीं है। ये क्या है, इट्स में अपोस्ट्रोफी एस, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। प्लान नॉन लिविंग थिंग है, इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन आवर नहीं होगा। प्लान नॉन लिविंग थिंग है, इसका जो प्रोनाउन आएगा वो इट आएगा, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है, इट्स होता है। इसलिए आंसर आवर भी नहीं होगा। द आंसर इज सी ऑप्शन, पहला का सी। क्या सभी लोग का सही हुआ है? अगर सही है तो लिखिए कि राइट, RIGST राइट, हम लोग का सही है। राइट लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कितने लोग का सही हुआ है। जल्दी रिप्लाई दे। चलिए, बहुत अच्छा। हेलो, हाँ बोलिए। सब लोग कह रहे हैं सर ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा? देखो, सरकार का जब आदेश आ जाएगा तो खुल जाएगा। जब कोरोना कम हो जाएगा तो ऑफलाइन शुरू हो जाएगा। ऑफलाइन नहीं है, हम लोग का भी बहुत नुकसान हो रहा है, तुमसे ज्यादा हमारा नुकसान है। विकास कुमार, तुम्हारी तो पढ़ाई हो रही है, हम लोग का तो पूरा का पूरा प्रोसेस रुका हुआ है, तुमसे ज्यादा लॉस हमारा है। चलिए, जैसे ही ऑफलाइन शुरू होगा सबसे पहले ऑफलाइन हम ही शुरू करेंगे आराम में। सबसे पहले ऑनलाइन हम शुरू किए हैं तो ऑफलाइन भी हम ही शुरू करेंगे। चलो, तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो चुका है। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, दैट इज इट्स नेम, है ना? ये मैंने अभी भी समझाया कि ये इट्स का मतलब क्या होता है। इट्स का मतलब होता है इट इज, इसलिए नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो ये तो क्लियर है ना कि वह इसका नाम है। इसका नाम का क्या हो गया, इट्स नेम। ऐप को बोलिए अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेगा, या लॉग आउट करके लॉग इन करेगा। आंसर हो गया ए ऑप्शन। हाँ जी बोलो, दूसरा का आंसर है। कितने लोग का सही है? जल्दी रिप्लाई करो तभी तो आगे बढ़ेंगे। जो लोग बनाए होंगे उनका सही होगा, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो अपना समझेंगे, क्योंकि भाई जो चीज ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है वो बहुत सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, समझा समझा के बताया जा रहा है, सारी चीजें क्लियर कराई जा रही हैं। तो अब आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका छूटेगा, तो फिर आप जानिएगा। चलो, सब लोग कह रहे हैं सही है। तो हम बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। ये देखा जाए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इट इज, देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये इस तरह से लिखने का क्या मतलब है? ये कोई बच्चा समझ सकता है कि ये क्या है। ये पॉसिबल जो होता है बाबू, पॉसिबल क्या है, एडजेक्टिव है। और ये जो इट्स है ये भी एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो हर कोई समझ सकता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर आपको कुछ लिखना होता है तो वो लिखना होता है नाउन। आपको नाउन लिखना होता है, लेकिन आपने तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर एक एडजेक्टिव लिख दिया, ये तो गलत हो गया। अब देखो सी ऑप्शन में नॉट इम्पॉसिबल, हर बच्चा समझ सकता है
कि जो इम्पॉसिबल होता है, अगर मान लो हम इम लिखते हैं, इम पॉसिबल, इम्पॉसिबल बराबर ही होता है नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, तो जाहिर सी बात है जब इसमें इम लग गया तो नॉट की कोई जरूरत नहीं है, और नॉट लग गया तो आई एम इम की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत। और अभी भी मैंने समझाया है कि जैसे पॉसिबल एडजेक्टिव है वैसे इम्पॉसिबल, क्योंकि इसमें एबल लगा हुआ है, लास्ट में सफिक्स क्या लगा हुआ है, एबल, तो एबल आ जाने से ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो इट्स के बाद नाउन चाहिए ना कि एडजेक्टिव, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो फिर सही क्या है, ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। क्योंकि अभी अभी आपको समझना है ये जो होता है ये इतना बराबर होता है इट इज, इतना बराबर क्या होता है, इट इज। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या तीसरा क्वेश्चन सब लोग का सही है ना जी, तीसरा का ए, तीसरा का ए सही है गलत है, जल्दी बताइए। तीसरा क्वेश्चन सब लोग का सही है ना? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, सही है तो फटाक से आंसर बताओ, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, सही है सही है सही है सही है सही है। तो सब लोग कह रहे हैं कि सर हमारा सही है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। कॉम्बिनेटर का क्वेश्चन है, आई नेवर रिफ्यूज ऑड जॉब्स। ऑड का मतलब होता है बेतुका, बेतुका, विचित्र। मैं कभी भी बेतुका नौकरियों को या फिर कामों को इनकार नहीं करता हूं। टू कॉम्प्लीमेंट माई इनकम। अब देखो ये इस सेंटेंस को कोई भी समझ सकता है बाबू, कि अगर हम लिखते हैं ये, तो सबसे पहले ये तो हर हाल में गलत है, क्योंकि जब पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था, या पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ा रहे थे तो भी मैंने बताया था कि मेरे सारे दोस्त, अगर हम लिखते हैं तो सही क्या है, माई ऑल फ्रेंड्स या ऑल माई फ्रेंड्स। तो पता चला कि माई ऑल फ्रेंड्स ये गलत है, सही है ऑल माई फ्रेंड्स। इसका मतलब बताए थे कि यदि ऑल और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों रहे तो सबसे पहले ऑल को लिखते हैं और फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो उस बेस पर अगर हम लोग कभी लिखते भी हैं तो सबसे पहले ऑल होगा और तब इट्स होगा, न कि इट्स ऑल। तो इस हाल में तो डायरेक्ट पता चल गया कि सी आंसर गलत है। बट अगर इसका एक्सप्लेनेशन सही में अगर देना हो तो हमें लिखना होगा ऑल इट्स भी नहीं, क्योंकि ऑल इट्स लिखने से ये सेंटेंस बनेगा नहीं। हमको लिखना होगा इट इज ऑल, या फिर यहां इट्स लिखना होगा तो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे ये वाला, इट्स ऑल। इट्स ऑल मतलब यह सब, ऑल ग्रीस टू द मिल। तो जाहिर सी बात है हर हाल में आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। कितने लोग का सही है जी, सी? कितने लोग का सही है, फटाफट रिप्लाई करें। सही है सही है सही है, चलो फिर सही है। सही है। चलिए, अब 4 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। माई बुक इज द न्यू वन। मैंने रहमत अली अभी अभी आपको समझाया था, ये उसी प्रोसेस पर क्वेश्चन है, शायद आपको याद होगा, अभी अभी ये समझाए थे। माई बुक इज न्यू बट योर्स इज ओल्ड, ये सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है कि माई बुक इज द न्यू वन, मेरी जो किताब है वो नई है और तुम्हारी वाली फटी हुई है।
अगर हम बात करें इसकी तो द नाउन ऑफ नाउन में जो सेकंड नाउन होता है वो हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, यानी यहाँ योर के जगह अगर योर्स होता तो ये सही हो जाता, ये भी गलत हो गया। ये योर के बाद हमेशा एक हमें नाउन की रिक्वायरमेंट होती है, बट नाउन नहीं है इसलिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन ना हो तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। यहाँ पर हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, योर्स इज द टॉर्न वन। आंसर हो गया सी ऑप्शन। कितने लोग का सही है जी? 5 का सी, 5 का सी। जल्दी रिप्लाई करें ताकि हम लोग को आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन भी सही है, सब लोग कह रहे हैं कि सही है सर हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं कुछ पढ़ा देता हूँ। ये तो ऐसे हमको पढ़ाना होता है इन्फिनेटिव या फिर जीरंड टॉपिक। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को पढ़ाना होता है। देखो मैं एक रूल यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको पढ़ लीजिए और लास्ट में कॉपी में फेयर कर लीजिएगा। देखो एक वर्ड होता है अप्रूव। एक्चुअली में ये जीरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल में पढ़ाया जाता है बच्चों को, खास करके जब जीरंड टॉपिक पढ़ाया जाता हो। टॉपिक का नाम जीरंड। लेकिन आप लोगों को जीरंड नहीं पढ़ाया गया, 7 से 9 के बैच को जीरंड नहीं पढ़ाया गया है, इस वजह से हमको ये क्वेश्चन बताना हो रहा है, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं थी। APPROV अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है। अप्रूव के साथ सबसे पहली बात होती है कि ये एक वर्ब है। अप्रूव क्या है? एक मेन वर्ब है ना। आप कॉपी लेकर बैठे ही हो तो आप पहले लिख लो। एक काम करो, पहले आप रूल दो और फिर एक काम करो, हेडिंग दो अप्रूव, और अप्रूव लिख करके ब्रैकेट में आप लिख लो वर्ब, और लिख करके फिर शुरू करो। आप लिखिए अप्रूव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में स्वीकृति देने, स्वीकृति या अनुमति, स्वीकृति देने के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। अप्रूव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में स्वीकृति देने के अर्थ में किया जाता है। एक लाइन छोड़ के फिर एरो बनाइए और लिखिए अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ये भी पॉइंट आप लिख लीजिए। अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब आइए इसके स्ट्रक्चर पर। APPROV अप्रूव प्लस ऑफ प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस V4। यहाँ V4 क्या है? तो जीरंड है, प्लस डॉट डॉट। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है कि अप्रूव्ड ऑफ मी, ध्यान दो, टू अपीयर इन द exams. He approved of me to appear in the exams, है ना। यहां पर ये क्वेश्चन आ गया, और ये हो गया A, ये B हो गया,
ये आपका सी हो गया और ये डी हो गया। किसी भी बच्चे को अगर कहा जाए कि इस क्वेश्चन को बनाइए, तो बच्चों का सबसे ज्यादा शक जाएगा ए ऑप्शन पर, क्योंकि वो जब सेंटेंस को रीड करेंगे तो उनको लगेगा कि ही अप्रूव्ड ऑफ मी टू अपीयर इन द एग्जाम्स ना, ही अप्रूव्ड मी, उसने मुझे अनुमति दी परीक्षा में शामिल होने की, तो उनको लगेगा कि ये ऑफ गलत है। बट ये ऑफ अपने जगह पर बिल्कुल सही है, अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। अब सोचना यह है कि जब ये ऑफ आएगा तो ऑफ के साथ क्या आएगा। जब यहाँ ऑफ आ गया तो इस ऑफ के साथ ये ऑफ जब प्रीपोजिशन आ गया तो इस टू की यहाँ जरूरत नहीं है, और जब टू नहीं होगा तो इस ऑफ के साथ क्या आएगा। तो ये पता चला कि ऑफ के साथ प्रीपोजिशन, ऑफ के साथ V1 नहीं बल्कि क्या आएगा V4। क्योंकि मैंने बार बार क्लास में समझाया कि प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन लिखना होता है प्री प्लस पोजिशन। तो आप जब यहाँ पर V4 लिखते हैं तो ये हो जाता है अपीयरिंग, क्योंकि ऑफ के साथ V4 आता है। अब जब अपीयरिंग होता है तो V4 के पहले क्या आएगा, मी आएगा नहीं, क्योंकि अपीयरिंग यहाँ क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं आता है, नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है। नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं आता है बल्कि नाउन के बदले प्रोनाउन आता है। नाउन के पहले क्या आता है, तो एडजेक्टिव आता है। कौन सा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये मी बदल करके यहाँ अगर देखा जाए तो ये मी बदल करके क्या हो जाएगा, माई। तो अप्रूव्ड ऑफ मी टू अपीयर ये गलत है, मी टू अपीयर की जगह लिखना होगा माई अपीयरिंग, ये हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। बोलिए जी, क्या ये समझ में आ गया सब लोग को, ये रूल, ये स्ट्रक्चर। इसको उतारना है तो उतार लीजिए, यहां से शुरू किए थे लिखवाना, आप देख लीजिए। अप्रूव एक रूल है जो कि मेन वर्ब होता है। अप्रूव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में स्वीकृति देने के अर्थ में किया जाता है, और दूसरा अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और फिर यह स्ट्रक्चर लिखा गया है, आप इस स्ट्रक्चर को लिख ले। अप्रूव प्लस ऑफ प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस V4 ब्रैकेट में जीरन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका एक स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर के बाद ये जीरन, और जीरन के बाद फिर मैंने यहाँ डॉट डॉट दिया है, ये स्ट्रक्चर यहाँ बंद हो गया, खत्म हो गया। ये यहाँ शुरू हुआ था और यहाँ क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये एक एग्जांपल है, ही अप्रूव्ड ऑफ मी टू अपीयर इन द एग्जाम्स, नो एरर। मी टू अपीयर गलत है, क्या होगा, माई अपीयरिंग। इसको लिख लीजिए और फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। अगर लिख लिए हैं तो बोलिए हो गया, अगर लिख लिए हैं तो बोला जाए कि हो गया। चलिए, सबको कह रहे हैं हो गया। तो जब हो गया तो अपने क्वेश्चन पर आ रहे हैं, शायद यही क्वेश्चन था आपका। चलिए जी, 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं हर बच्चा की अप्रूव्ड लगा है, तो अप्रूव्ड के साथ ये तो फिक्स्ड है कि प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। अब जब ऑफ आएगा तो आप बताइए आगे क्या करेंगे। ऑफ क्या आएगा तो क्या ये 2 + V1 होगा, 2 + V1 होगा, नहीं। जब प्रीपोजिशन ऑफ आ गया तो 2 की जरूरत नहीं है, क्या होगा, ऑफ के साथ V4 होगा। V4 क्या हो गया, मैरिंग। अब V4 के पहले क्या आता है, नॉमिनेटिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं, क्या आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया है, इसका मतलब छठा का आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। हाँ जी बोलिए, छठा का आंसर बी है। एकदम क्लियर है ना सभी का, जो रूल समझाया गया जिस बेस पर। जल्दी रिप्लाई करें, क्लियर है सर, आगे बढ़िए। चलिए, सब लोग कह रहे हैं सर क्लियर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, यहाँ भी देखिए V4 है, V4 के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। मुझे तो लग रहा है कि 7 के बी में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगा, 7 का बी बिल्कुल सही है सब लोग का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पर आते हैं। आई हैव बॉट दिस बुक, मैंने यह किताब खरीदा है। इट्स, इट्स का मतलब हो गया इट इज। रवि सेट
assertively to all the boys present, जितने भी बच्चे वहां मौजूद थे सारे बच्चों को रवि ने कहा कि मैंने यह किताब खरीदा है और यह इट इज क्या मेरा है, यह मेरा है मतलब यह मेरा किताब है। मैंने किताब को खरीदा है, रवि ने सारे बच्चों से कहा जो बच्चे वहां मौजूद थे, और यह मेरा है। तो मेरा किताब के बदले अगर हम क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम माई बुक, और माई बुक के बदले अगर हम प्रोनाउन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन माई। इसलिए आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। चलिए जी, क्या ये सही है ना सभी का? 8 का ए, 8 नंबर का ए ऑप्शन, क्या सबका सही है ना? जल्दी रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 8 का ए सभी लोग का सही है ना? गौतम कुमार, यस सर सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, यस सर, सब लोग कह रहे हैं सही है। चलो ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ B4 है, जाहिर सी बात है B4 के पहले एक ही गाना गाएंगे और वो होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन है भाई इसमें से? तो आंसर ए, 9 का आंसर ए हो गया। चलो 10 नंबर में भी देख लेते हैं। ओनली आफ्टर ए लॉट ऑफ परसुएशन द इलिटरेट विलेजर अलाउड, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कौन सा वर्ड है भाई? मैंने तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पढ़ाया है, एम्फेटिक प्रोनाउन भी पढ़ाया है, ऐसा तो कोई हम लोग को मिला ही नहीं है कि रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक के साथ एपोस्ट्रोफियस लगा दें। तो ये तो पूरी तरह से क्या है, गलत है ना? इलिटरेट विलेजर मैंने अनपढ़ गांव वाले अनुमति दिए, ठीक है, गर्ल चाइल्ड अपने बच्चे को कि वो स्कूल में स्टडी करे। तो जो अनपढ़ गांव वाले हैं उनके जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे में लड़का नहीं बल्कि किसकी बात हो रही है, जो छोटी लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, ये नाउन हुआ। तो नाउन के पहले क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव, और ये तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, उसमें कहीं अपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर गांव वाले देखिए एक ही है, विलेजर एक ही है, तो एक गांव वाले के बदले प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, और ही का जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, हीज होगा। तो हिमसेल्फ गलत है, यहाँ हिमसेल्फ को रिप्लेस करके हीज कर देंगे। आंसर हो गया सी ऑप्शन। क्यों जी, सही है सबका ना? 10 नंबर क्वेश्चन, जल्दी रिप्लाई दें। 10 नंबर क्वेश्चन सभी का सही है ना? चलिए यस सर, 10 नंबर क्वेश्चन सही है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ V4 है, बीइंग के पहले मी नहीं बल्कि क्या आएगा, माई। तो 11 का आंसर हो गया ए। उस तरह से अगर हम 12 बात करें तो बीइंग के पहले मी नहीं बल्कि क्या आएगा, माई। उस तरह से आंसर हो गया इसका भी ए। अगर हम 13 की बात करें तो ए फ्रेंड ऑफ मी, नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर में सेकेंड नाउन कभी भी ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना ऑब्जेक्टिव केस, बल्कि क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये तो हम लोग कई बार क्वेश्चन बना चुके हैं, इसलिए इसको लेके कोई परेशान नहीं होना है। यहाँ क्या हो गया, ये मी नहीं बल्कि माई। व्हाट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग, अटेंडिंग B4 है इसलिए मी नहीं बल्कि क्या होगा, सॉरी माई भी नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है सॉरी, यहाँ मी नहीं बल्कि क्या होगा, माई। आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। 15 में यू डोंट नो ऑफ हिम लिविंग, B4 है, B4 का मतलब ये नाउन हो गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव, हिम नहीं बल्कि क्या होगा, हिज। ये मैंने क्वेश्चन जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि टू हियर द न्यूज ऑफ हर सन फेलिंग, फेलिंग एक वर्ब का चौथा रूप है जो कि जीरंड है, नाउन है। तो जाहिर सी बात है नाउन के पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव के रूप में अगर हम एक लिविंग थिंग को रखते हैं तो उस लिविंग थिंग के साथ क्या लगाना होता है, एस। तो यहाँ सन के साथ एक एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा और वो हो जाएगा सन्स। ये मेरा क्वेश्चन क्लास में बनवाया हुआ है जब हम पढ़ा रहे थे, 16 का सी। 17 की बात करते हैं तो यहाँ देखिए इसका क्या मतलब है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन में द स्टूडेंट ऑफ, ये क्या है, नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट नाउन स्टूडेंट है, सेकेंड नाउन के जगह पर अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, ना तो ऑब्जेक्टिव केस ना ही पॉजेसिव एडजेक्टिव,
आप जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। सेकंड नाउन की जगह पे क्या लिखते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव देखे तो आवर होता है, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन देखे तो आवर्स होता है। तो इसमें अपोस्ट्रोफियस की कोई जरूरत नहीं है, सीधा से लिखा जाएगा ओ यू आर एस, आवर्स। ये आंसर क्या हो गया? सी। बोला जाए जी, यहाँ तक सबका सही है ना? जल्दी रिप्लाई करें, क्या यहाँ तक सही है सबका ना? ठीक है, अमित कुमार, अमित कुमार, अमित कुमार, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। दिस हाउस इज माइन, ये तो मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, ये मेरा सेम क्वेश्चन बताया हुआ है। दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज माई हाउस, या हम लिख सकते हैं दिस हाउस इज माइन। तो दोनों एक ही बात है, दिस इज माई हाउस, ये घर मेरा है, या दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। माइन का मतलब हो गया मेरा, माई प्लस नाउन। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कहीं कोई गलती नहीं है, इसका आंसर सीधा नो एरर। बोलिए, क्या ये क्लास में पढ़ाया गया था ना जी? 18 नंबर क्वेश्चन क्लास में क्लियर करा दिया गया था जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा रहे थे। तो दिस इज माई हाउस कहे या दिस हाउस इज माइन कहे, एक ही बात है। शुरू में हाउस इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि अगर ये हाउस नहीं लिखेंगे तो माइन का मतलब हम समझ नहीं पाएंगे कि माइन में यदि आता है माई और क्या आता है? नाउन। माइन में आता है माई प्लस नाउन, तो ये पता नहीं चलेगा कि आखिर ये नाउन कौन है। घर है, कॉपी है, किताब है, मोबाइल है, पंखा है, घड़ी है, स्कूल है, क्या है? तो ये हाउस से क्लियर है कि यहाँ माइन में क्या है? एक माई और एक नाउन छुपा है, माई प्लस हाउस। तो आंसर हो गया आपका नो एरर, डी ऑप्शन। चलिए जी, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन कम व्हाट मे ऑफ मी फेलिंग, यहाँ मी नहीं बल्कि माई, ये रिपीट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, इसका आंसर बी हो गया। ए फ्रेंड ऑफ मी नहीं बल्कि माइन, आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। ही डिड नॉट लाइक मी टू स्मोकिंग, अच्छा ठीक है, मी टू स्मोकिंग आप समझ सकते हैं, टू के साथ कभी भी V4 नहीं आता है, टू के साथ क्या आता है? V1 आता है। और V4 वाली बात जो है, गेट यूज टू, बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, ये मेरा पढ़ाया हुआ है आपको। उसमें कहीं भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं है जो कि हम टू के बाद V4 लगाएं। तो टू के बाद V1 आता है। तो हम अगर देखें तो ये स्मोकिंग के पहले मी, ये तो ग्रामेटिकल गलत है। ये बाई मी के पहले स्मोकिंग गलत है, क्योंकि कभी भी अगर बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश हमारे द्वारा बोला जाता है। तो बाय मी के पहले आप जब भी लिखेंगे तो V4 नहीं, जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? V3 लिखेंगे, इसलिए डी भी गलत है, ई भी गलत है। और दैट आई स्मोक, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ है, और जब पास्ट में शुरू होगा तो ये खत्म भी किस में होगा? पास्ट में होगा। ये बहुत बेसिक सा रूल है, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, इसलिए ए गलत। तो 21 का आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। देख लिया जाए जी, 21 का बी। एकदम क्लियर है ना सभी का? क्यों बी हुआ, क्यों नहीं हुआ, एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बढ़िया देख लीजिए। सब लोगों को कहा गया था बना लेने के लिए, परसों भी पूरा दिन था, पूरा रात में आपको मौका मिला था। कल भी आपका क्लास टेक्निकल इश्यू को लेकर नहीं चल पाया, तो आपको कल भी मौका मिला, पूरा दिन पूरा रात आप बना सकते थे, जो भी बनाए नहीं होंगे। वैसे कौन कौन बनाया? सब सही हो रहा है जी? बना है ना? मैं सारे लोगों से पूछ रहा हूँ जो भी लोग लाइव हैं, क्या सब लोगों ने बनाया है ना क्वेश्चन? सबका सही हो रहा है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वी एडमायर हिम। अब देखिए यहाँ पर V4 है, V4 के पहले कभी भी हिम नहीं बल्कि क्या आएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज आएगा। तो अगर हम हीज की बात करें
तो यहाँ पर सीधा सीधी ऑप्शन क्लियर है ए, ज्यादा पढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर है ए। सब सही हो रहा है जी, 22 का ए सही है, 22 का ए ऑप्शन। यस सर, यस सर, यस सर, चलो ठीक है, ठीक है सर। देखो भाई 23 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान दो, आप 23 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ रहे हैं। द एक्ट्रेस हु वाज इन द सिटी फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक्ट्रेस यानी एक हीरोइन, अभिनेत्री जो कि शहर में मौजूद थी। सेंटेंस की हिंदी सुने, एक्ट्रेस हु वाज इन द सिटी, अभिनेत्री जो शहर में मौजूद थी, फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ऑफ अ डांस रियलिटी शो, उसका जो एक डांस रियलिटी शो होने वाला था, और उस डांस रियलिटी शो के लिए वो एक्ट्रेस शहर में मौजूद थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी अपने डांस रियलिटी शो के बारे में। और वो एक्ट्रेस, देखो यहाँ पर सेज, क्योंकि देखो यहाँ एक कॉमा है और यहाँ एक कॉमा है, तो इस कॉमा से ये अलग हो गया और ये सीधा इससे जुड़ गया, एक्ट्रेस सेज। एक्ट्रेस कहती है, क्या कहती है कि शी चूज, ये सी जब CHO ऐसी चूज V1 होता है, ये V2 है। शी चूज मतलब एक्ट्रेस ने चुना है इस शो को, क्योंकि बिकॉज ऑफ, किस वजह से, क्योंकि उसका जो है डांस के प्रति पैशनेट, देखो पैशनेट एक जो वर्ड होता है PASSIONATE, ये जो पैशनेट है ये भैया पहले तो समझ जाओ ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जोश, जोशीला ये कह सकते हो। पैशनेट एडजेक्टिव है ना, जोशीला, पैशनेट, जोशीला। तो अब यहाँ पर सारी बात समझनी है, बिकॉज ऑफ, हिंदी समझ में आ गया कि एक्ट्रेस यानी हीरोइन जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शहर में मौजूद थी अपने डांस रियलिटी शो के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो कहती हैं कि उन्होंने डांस शो, इस शो को क्यों चुना, क्योंकि उनका डांस को लेकर के पैशनेट था, मतलब कहीं ना कहीं जोशीला था, जोश था, जो भी समझो। इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट करने वाली अगर कोई बात है तो वो देखो ये है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हर। अब हर के बाद, यानी आप इस पॉइंट को नोट करो, हर, हर के बाद या तो कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं आएगा तो फिर ये हर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव से बदल कर क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हर्ष हो जाएगा। बट यहाँ पर हर है, इसका मतलब एक नाउन आएगा। अब आप सोचो ये पैशनेट नाउन है, आप बोलोगे सर हमको तो पता नहीं था, हम क्वेश्चन बना रहे थे, हमको पता नहीं था कि पैशनेट नाउन है। भाई तुमको नहीं पता था तो इसके लिए तुम्हारे पास एक डिक्शनरी है, हर बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन है, उस मोबाइल में एक डिक्शनरी है, गूगल है। आपको इस वर्ड की हिंदी देखनी चाहिए थी, आपको इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करना चाहिए था कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है क्या नहीं। तो जब तुम चेक करते हो तो पता चलता है कि पैशनेट क्या है, एडजेक्टिव है, जोशीला। तो जाहिर सी बात है हर के बाद हम अगर एडजेक्टिव लिख दे तो ये कहाँ का सही है, हर के बाद तो एडजेक्टिव होता ही नहीं है, हर के बाद क्या आता है, नाउन। तो फिर सोचो कि इसमें नाउन कौन है, ठीक है, हर के बाद नाउन कौन है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब देखो ये वाला अगर मैं ऑप्शन ले लेता हूं, ये देखो बीइंग पैशनेट, ये देखो ये सीधा गलत हो गया, ठीक है। बीइंग पैशनेट अगर हम लिखते हैं तो ये सीधा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, मैं इस पेज को चेंज करके समझा रहा हूं, या फिर मैं यही लिख देता हूं कहीं पर। क्योंकि भाई देखो अगर तुम बीइंग लिखते हो तो बीइंग के बाद, बात समझो, अगर तुम बीइंग लिखते हो तो बीइंग के बाद अगर आपको कुछ लिखना होता है तो अगर पैसिव वॉइस में तुम गए हो तो तुमको वर्ब का तीसरा रूप लिखना होता है, और आप सोच रहे होंगे कि सर वर्ब का तीसरा रूप तो एडजेक्टिव होता है, तो सर उस बेस पर हम बीइंग पैशनेट यहाँ एडजेक्टिव लिख सकते हैं, नो डाउट। आप अगर ये सोचते हो तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि भैया बीइंग के बाद V3 लिखना होता है, तो सर हम लोग बीइंग के बाद अगर पैशनेट लिखे हैं एडजेक्टिव तो ये तो सर सही है, बीइंग पैशनेट, बिकॉज ऑफ हर बीइंग पैशनेट इन डांसिंग।
कोई डाउट नहीं है, तुम्हारा सोच यहाँ बिल्कुल सही है, बट एक चीज याद रखना होगा कि इतना लंबा हम क्यों करेंगे। इतना लंबा हम तब करते जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। हमारे पास तो सीधा सीधी एक विकल्प है कि अगर हमारे पास हर है तो हर के बाद हमको क्या लिखना है, नाउन। तो हमारे पास सीधा सीधी अगर देखा जाए तो एक नाउन है पैशन। क्या है, पैशन। पैशन का मतलब होता है जोश। एक नाउन है पैशन। तो अब यहां पर तुम सोचोगे कि सर मतलब ये हम कैसे सर सोचे। देखो, जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो आपको एक अनुभव होता है एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन को बनाने से। और आज आप एक चीज सीख लो कि इंग्लिश में एक वर्ड ही होता है, ठीक है। क्या वर्ड होता है ये भी तुम सीख लो। इंग्लिश में एक वर्ड होता है, वो ये है कि पैशन फॉर डांस। ये फिक्स्ड वर्ड है, पैशन फॉर डांस, डांस का जोश। आप सोच रहे होंगे कि सर फॉर तो एक प्रीपोजिशन है, फॉर के बाद सर हमें भी फोर लिखना चाहिए, डांस नहीं डांसिंग। तो ये सोच तुम्हारा गलत है। ये एक वर्ड होता है पैशन फॉर डांस। तुम कभी भी क्लास खत्म होने के बाद भी अगर गूगल करके तुम खाली पैशन फॉर लिखोगे तो आप रूपी उसके बाद डांस आ जाएगा। पैशन फॉर डांस एक वर्ड होता है। तो इस चीज का फायदा उठा करके बोर्ड ने क्वेश्चन पूछ दिया तो लोगों को लगा कि अरे भाई हर है, हर है तो हर के बाद क्या चाहिए, हमें नाउन चाहिए। या फिर तुमने सोचा, बोर्ड ने सोचा कि भाई लड़का तो फंस ही जाएगा यहाँ पर, हर के बाद उसके दिमाग में भैया हर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद एक नाउन चाहिए। तो नाउन के रूप में बच्चा यहाँ से लिखता आ रहा है कि माई भी फोर नाउन है। फिर अगले बच्चे ने लिखा यहाँ, है ना, कि यहाँ पर देखिए माई स्मोकिंग, माई भी फोर नाउन है। यहाँ भी हिज अटेम्प्टिंग, हिज भी फोर नाउन है। यहाँ भी सोचा यही चीज कि क्यों नहीं यहाँ भी हम हर है तो हर के बाद हम यहाँ पर बीइंग कर दे नाउन, हर बीइंग। देखो ये मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये प्रोसेस गलत है। हर बीइंग, हर के बाद नाउन यहाँ पर बीइंग हो सकता है। और यहाँ पर नाउन है तो नाउन के बाद अगर तुम यहाँ बीइंग के बाद पैशनेट लिखते हो तो ये गलत मान लिया जाएगा बाबू। इसलिए गलत मान लिया जाएगा क्योंकि बाबू ये ध्यान रखना है कि जब तुम हर के बाद बीइंग को नाउन बना रहे हो, है ना, बात समझो, तो फिर तुमको याद रखना होता है कि नाउन के बाद एडजेक्टिव नहीं लिखते हैं। बाकी सारे सीनियर बच्चे ध्यान दे कि ये तो तुम समझ रहे हो ना कि मान लो तुमने हर लिखा, हर के बाद तुमने बीइंग लिखा, तो ये बीइंग क्या हो गया, ये नाउन हो गया। हर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब तुम इसके बाद लिख देते हो पैशनेट, तो पैशनेट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब बताओ ये कैसे सही है, हाँ? यहाँ पे कैसे सही है, नाउन के बाद एडजेक्टिव तो होता नहीं है, नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव कहाँ आता है, नाउन के पहले। तो नाउन के बाद तुमने एडजेक्टिव लिख दिया, ये तो सीधा सीधी गलत हो गया। इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को गलत मानेंगे। हमको नाउन के पहले एडजेक्टिव लिखना है, लेकिन आपने तो यहाँ नाउन के बाद एडजेक्टिव लिख दिया, इसलिए ये सीधा सीधी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इससे अच्छा है कि हम लोग का जो वर्ड होता है हर पैशन, देखो तो हर के बाद एक नाउन आ गया पैशन, और पैशन के बाद फॉर, और फॉर के बाद डांस। ये वर्ड ही होता है पैशन फॉर डांस, पैशन फॉर डांस, पैशन फॉर डांस। मैं बाकी सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, इस क्लास में जितने भी लोग लाइव होंगे मैक्सिमम बच्चों ने सी जवाब दिया होगा, बट सी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो कितने लोग समझ गए जी कि डी क्यों गलत हो रहा है उनका, ये बताइए। क्योंकि अभी अभी समझाया गया है कि देखो बाबू हर एडजेक्टिव है, बीइंग नाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ नाउन, तो नाउन के बाद फिर पैशनेट एडजेक्टिव हो गया। नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन के बाद नहीं, इसलिए ये स्ट्रक्चर गलत है और ये सही है। कितने लोग समझ गए जी, जल्दी रिप्लाई करें ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपना अपना बताइए कि हम समझ गए हैं सर, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि समझ गए हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखो यहाँ पर कन्वर्जिंग है V4, और V4 के पहले देखो माई है, तो ये नाउन हो गया। नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ नाउन के बाद एक प्रीपोजिशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा ये सही है, नो इंप्रूवमेंट। इसका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। बस, बस क्या है? नाउन है। नाउन के पहले क्या चाहिए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रूप में देखा जाए तो दे का एडजेक्टिव क्या होता है बाबू? दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है THEIR। ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। चलिए जी, ये भी क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। देखो भाई, कमिंग यहाँ क्या है? B4 है। B4 के पहले मी नहीं बल्कि क्या चाहिए? माई चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ कमिंग के पहले आई है, गलत हो गया। ये क्या है? लाइक मी कम, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। क्योंकि देखो क्या होता है, लाइक के साथ जो स्ट्रक्चर होता है वो दो तरीके का होता है। लाइक के साथ 2+V1 भी यूज कर सकते हैं, और लाइक के साथ हम V4 भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही 100% सही होता है। मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, आई लाइक टीचिंग, या हम लिखेंगे आई लाइक टू टीच। जितना ये सही है उतना ही ये सही है। तो लाइक के बाद यहाँ कमिंग है V4, ये बिल्कुल सही है, और V4 है तो यहाँ मी नहीं माई चाहिए। कम यहाँ पूरी तरह से गलत है। आंसर हो गया ए ऑप्शन, 26 का ए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डिपेंड अपॉन, ये तो क्लियर है कि डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन वैसे तो ऑन आता है, बट चलो ऑन नहीं है तो यहाँ अपॉन से भी काम चलाया जा सकता है। बट अपॉन ऑन दोनों रहता तो हमारा आंसर ऑन ही होता। ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन की स्पेलिंग क्या होती है? प्री प्लस पोजीशन। पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये नाउन, और प्री का मतलब होता है के पहले। तो ये क्लियर है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले आता है ना। अच्छा, नाउन नहीं है तो नाउन के बदले क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के पहले आता है। इसका मतलब ये क्लियर है कि आप दुनिया का कोई भी प्रीपोजिशन यूज करो, इसके बाद आपको एक नाउन लिखना है, एक्सेप्ट टू। टू को छोड़कर, क्योंकि 2+V1 जो होता है वो एक इंफिनिटिव वर्ब होता है। वैसे टू के बाद V4 भी होता है, गेट यूज टू, बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, V2 मेरा पढ़ाया हुआ है। तो डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन, ये दोनों ही आता है। वैसे दोनों रहता तो हमारा आंसर ऑन ही होता। डिपेंड ऑन ज्यादा प्रॉफिट ऑन होता है। अब ऑन के बाद एक नाउन चाहिए। नाउन का मतलब या तो नाउन लिखिए, और आप वर्ब का कोई रूप यूज करना चाहते हैं तो आप V4 यूज करेंगे। तो ये तो क्लियर है कि डिपेंड ऑन देम। तो देम यहाँ डिपेंड के साथ अपॉन या ऑन आया, तो ये तो क्लियर है कि नाउन के रूप में V4 होगा। कमिंग, कमिंग, कम गलत है, कमिंग। अब कमिंग के पहले क्या आएगा? देम तो आएगा नहीं, क्योंकि कमिंग जब नाउन है तो नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन, 27 का आंसर सी। चलिए, सब लोग कह रहे हैं कि सी सही है। आगे बढ़ते हैं। वही चीज है जो मैंने अभी अभी समझाया। यहाँ ऑन के साथ सेम, यहाँ पर ऑन है, इंसिस्ट के साथ ऑन आएगा, ऑन के साथ V4। जब V4 आएगा तो ये हिम नहीं बल्कि क्या आएगा? हीज आएगा। और हीज वाला ऑप्शन अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो, एक हीज का ऑप्शन ये है और एक ये है। मगर ये चीज सभी को पता है, बहुत बेसिक सी चीज है। इंसिस्ट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन आता है। इंसिस्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन आता है, तो जब ऑन आ गया तो ऑन के साथ V4 हो गया, और यहाँ पर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये ऑन का ऑन रहेगा, इसलिए इन वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पर ऑन में हीज के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ ऑन है प्रीपोजिशन, तो ऑन के साथ क्या आएगा? V4 आएगा। तो जब V4 आएगा तो जाहिर सी बात है V4 के बेस पर हम लोग एक्टिंग है। तो आंसर क्या हो गया? ए। 29 का आंसर क्या हो गया? ए। हाँ जी बोलो, एकदम क्लियर है सभी का ना? जल्दी रिप्लाई करें। 29, क्वेश्चन नंबर 29 तक सब लोग का क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 29 सब लोग का क्लियर है ना? चलिए, सब लोग कह रहे हैं कि हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो यही चीज है, ऑन डिपेंड के साथ ऑन आ गया, ऑन के साथ क्लियर है V4 आएगा, और V4 के पहले देयर आ गया। देयर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये तो पूरी तरह सही है। ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, सब गलत। आंसर क्या है? ई ऑप्शन, नो इंप्रूवमेंट। हाँ जी बोलिए। 30 का ई, सब लोग का सही हुआ है ना जी? 30 का ई पूछ रहा हूं मैं बार बार, 30 का ई। चलिए, सब लोग कह रहे हैं कि सही है सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ो। हाँ जी, देखो, अग्री विद गोइंग, पहले बात समझ लो।
अग्री के साथ अगर तुम विद लिखते हो तो विद के साथ एक पर्सन लिखना होगा, किसी व्यक्ति का नाम। जैसे मैं तुमसे सहमत हूं, आई अग्री विद यू, ठीक है। लेकिन अगर तुम अग्री लिखते हो और यहां एक तुम वर्ब लिखना चाहते हो, फिर यहां अग्री के साथ टू आता है। जैसे मैं पढ़ाने से सहमत हूं, आई अग्री टू टीच। तो यहां देखो, यहां इस सेंटेंस में वर्ब का जिक्र हो रहा है, हर जगह गो, गोइंग, गो, गोइंग। इसका मतलब अग्री के साथ प्रीपोजिशन जब आएगा तो तुम पहले सोच लो, यदि वर्ब है तो क्या आएगा, विद आएगा या टू आएगा, पहले ये सोच लो। तो टू आएगा। तो जब टू आएगा तो जाहिर सी बात है ए गलत, सी गलत, डी गलत, ये टू हो गया। और अब सवाल ये है कि यहां पर वैसे तो अग्री टू टीच होना चाहिए था, मैं पढ़ाने से सहमत हूं, बट यहां पर क्या किया है कि बिफोर यूज कर दिया है, नाउन, नाउन में कन्वर्ट कर दिया। तो जब नाउन में कन्वर्ट हो गया तो जाहिर सी बात है इसके साथ यहां पर माई। यानी सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें अगर तोड़कर समझा दूं तो इतना कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर सहमत होते हैं तो विद लगाते हैं। व्यक्ति को छोड़कर किसी भी अगर वस्तु के साथ या किसी भी चीज के साथ अगर सहमत होते हैं तो अग्री टू समथिंग, और अग्री विद समवन, अग्री विद समवन। अगर आप एक व्यक्ति से सहमत हैं तो विद, व्यक्ति को छोड़कर किसी भी चीज से सहमत है तो टू। यहाँ आप देखिए, ये बंदा जो है, मेरे पिता जो है, ये एक व्यक्ति से नहीं सहमत है बल्कि मेरे जाने से सहमत है। मेरा जाना मतलब क्या हो गया, कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि कोई समथिंग में काउंट किया जाएगा, कोई चीज में काउंट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्रीपोजिशन टू आएगा। अब टू को लेकर के अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में बात करेंगे तो नाउन की जरूरत होगी। तो आप समझ सकते हैं कि नाउन के रूप में यहाँ पर गोइंग लिख दिया, इसके पहले माई। आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। मैं बोल रहा हूँ जी 31 का बी क्यों हुआ, क्या ये एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि अग्री के साथ विद तब होता है जब कोई व्यक्ति होता है, व्यक्ति नहीं है वस्तु है तो प्रीपोजिशन टू आएगा। टू के साथ आप समझ सकते हैं जब भी फोर आया तो उसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव। मैं बार बार पूछ रहा हूँ जी, क्लियर है सभी का ना? क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर है ना? यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है। देखो यहां पर एक वर्ड होता है सीक, ये वर्ब है, पहला रूप। इसका मतलब होता है खोजना, या फिर आप मांगना भी कह सकते हो। सीक का V2 जो होता है SOUGST, साउट होता है, और V3 जो होता है SOUGST, साउट होता है। अभी से भी समय है, आप क्वेश्चन नंबर 32 बना लो। क्वेश्चन नंबर 32 आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32, सब लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि टू अंडरलाइन नहीं है। टू के बाद दो बातें होती हैं, एक तो V1 और एक V4। जितने भी लड़के अभी क्लास कर रहे हैं लाइव, सबको बताया गया है गेट यूज टू, बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, with an eye to, be habitual to, be accustomed to, be taken to, be addicted to, prior to, be committed to, be devoted to, be dedicated to, be related या relating to, be opposed to। इन सब टू के बाद आपको बताया गया है कि V4 लिखा जाता है। यानी इन पूरे लिस्ट में कहीं पर भी आवर जॉब वाज टू नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ टू के बाद V4 नहीं बल्कि टू के बाद क्या होगा, V1। तो टू के बाद जब V1 लिखेंगे तो हम ये वाला वर्ड यूज करेंगे, सिक। अब सिक के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर हेल्प लिखा हुआ है, तो आपको बनाना है उन लोगों की मदद, आपको बनाना है मेरी मदद। तो मेरी मदद का क्या हो गया, माई, और यहाँ क्या हो गया, हेल्प। क्योंकि हेल्प एक ऐसा वर्ड है जो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। उन लोगों का मदद क्या होगा, देयर हेल्प।
हेल्प जो होता है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। उस बेस पर डी गलत, ई तो डायरेक्ट गलत हो गया है, बी भी गलत हो गया है, ए और सी में लड़ाई है। सोच के बताइए आंसर 32 का क्या होगा, सब लोग जवाब दें। क्वेश्चन में 32 का आंसर क्या होगा, ए होगा या सी होगा? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। हमारा जो काम है वो उन लोगों की मदद मांगना है। सीख का मतलब मांगना या खोजना। हमारा काम उन लोगों की मदद मांगना है। जल्दी रिप्लाई करें, आंसर क्या होगा 32 का? फटाफट बताएं 32 का आंसर क्या होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करें। चलो फिर सब लोग कह रहे हैं कि सर इसका आंसर ए होगा। बिल्कुल सही है, ए ही होना ही है, क्योंकि देम हेल्प नहीं होता है बाबू। मेरी मदद का क्या होता है, माई हेल्प। तुम्हारी मदद का क्या होता है, योर हेल्प। हमारी मदद का आवर हेल्प। उन लोगों की मदद देयर हेल्प। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉन्सेप्चुअल होती हैं, माइंड अप्लाई करना होता है। 32 का ए, सीक देयर हेल्प, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो मैंने भी पढ़ाया नहीं है। ये क्वेश्चन जब आप पर्सनल प्रोनाउन जब आप पढ़ते हो तो भी आप पढ़ लोगे, बट आप सोचो यहां पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब हुआ छात्रों में से प्रत्येक एक। ये चीज हम लोग वैसे सिंटेक्स में ज्यादातर बेहतर है कवर करते हैं। सिंटेक्स में, कौन से टॉपिक में, सिंटेक्स में। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब, ईच का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक एक। तो प्रत्येक एक, छात्रों में से प्रत्येक एक, छात्रों में से कितने, प्रत्येक एक। प्रत्येक एक के बदले बताओ प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा, वी आएगा या ही आएगा? बताओ क्या आएगा, दे, वी या ही। छात्रों में से प्रत्येक एक, यहाँ बहुत सारे छात्र हैं लेकिन उनमें से कितने, प्रत्येक एक। प्रत्येक एक की बात हो रही है, तो इनके प्रोनाउन क्या आएगा प्रत्येक एक का, जल्दी बोलो। प्रत्येक एक, छात्रों में से प्रत्येक एक, तो प्रत्येक एक के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा, वी आएगा या ही आएगा? सब लोग कह रहे हैं कि सर, आंसर फटाफट दीजिए भाई, सब लोग समझ ही रहे हैं तो आंसर बताइए। सब लोग कह रहे हैं कि सर ही आएगा, ही आएगा, ही आएगा, ही आएगा। सब लोग का कहना है कि सर ही आएगा। ठीक है, फिर जब ही आएगा इसका मतलब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बराबर, हमको बताओ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बराबर क्या हुआ। अगर यहां हम लोग सब्जेक्ट ढूंढे तो छात्रों में से प्रत्येक एक, इतना बराबर क्या हुआ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बराबर क्या हुआ, दे हुआ या ही हुआ? जल्दी बताओ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स की हिंदी हो रही है छात्रों में से प्रत्येक एक। छात्रों में से जब प्रत्येक एक कहते हैं तो इसके बदले आप मुझे बताएं कि इसके बदले क्या हम लिखेंगे, दे लिखेंगे या ही लिखेंगे? जल्दी बताएं। सब लोग कह रहे हैं कि सर ही लिखेंगे। ठीक है बाबू, जब ही लिखेंगे तो ही का प्रोनाउन क्या आएगा, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा बताओ। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव जल्दी बताइए। देयर होगा या हीज होगा? जल्दी बोलिए। सब लोग कह रहे हैं कि सर हीज होगा, हीज होगा, हीज होगा। तो ठीक है, जब हीज होगा तो क्वेश्चन पढ़िए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर क्लास में छात्रों में से प्रत्येक छात्र हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर इन दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में अपना रिसर्च पेपर टाइप करना पड़ेगा। बताओ यहाँ ही का अपना क्या होगा, देयर होगा या हीज होगा? समझ गए सारे लोग, समझ गए सारे लोग, समझ गए। चलो जब समझ गए तो एक और क्वेश्चन बना के दिखाओ हमको। ईच ऑफ द बॉयज प्लेस खाली स्थान गेम, ए ऑप्शन देयर और बी ऑप्शन हीज। बताओ क्या होगा। ईच ऑफ द बॉयज, सब लोग जवाब देने लगे हैं, जल्दी करें क्या होगा। ठीक है, जिसका आंसर यहाँ क्लियर हो गया कि देयर नहीं बल्कि क्या आएगा,
हीज आएगा, देयर नहीं, यहाँ हीज होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, वही चीज बताओ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, 34 का आंसर। नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र, नाइदर मतलब न ही रमेश और न ही राजेंद्र हैज डन देयर वर्क। सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। ना तो रमेश ना ही राजेंद्र ने अपना काम किया है। तो यहाँ अपना काम मतलब किसका, अपना के लिए क्या यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ना तो रमेश और ना ही राजेंद्र कोई काम किया ही नहीं है। इसका मतलब अगर हम बात करें राजेंद्र के प्रोनाउन की, तो राजेंद्र के बदले ही आएगा, और ही का पॉजिटिव केस क्या आएगा, हीज आएगा, देयर बदल कर हीज। चलो सही है। नाइदर का मतलब होता है कोई एक भी नहीं, नाइदर का मतलब कोई एक भी नहीं। वैसे आपको बता दें ये टॉपिक आपको सिंटेक्स में पढ़ना होता है, नाइदर नॉर आइदर और एडजेक्टिव में भी पढ़ना होता है, बट हम लोग सिंटेक्स में पढ़ लेंगे इसको। ईच एवरी आइदर और नाइदर नॉर। बोलिए जी इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं। दो बच्चों में से कोई एक भी नहीं, कोई एक है ये नहीं है, कोई भी नहीं है। इसका मतलब इसके बदले कभी भी प्रोनाउन दे नहीं आएगा। यहाँ पर सीधा सीधी आंसर देयर के जगह पर यहाँ भी क्या होगा, हीज, क्योंकि नाइदर का मतलब कोई एक भी नहीं। कोई एक के लिए जब भी आएगा प्रोनाउन ही आएगा, और लड़की है तो क्या आएगा, शी आएगा। ये सब सिंटेक्स में पढ़ना होता है। देखो तो ईच, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक एक। सोच के बताओ प्रत्येक एक के लिए क्या करेंगे, ईच, प्रत्येक एक। प्रत्येक एक के बदले प्रोनाउन क्या आएगा, यही क्वेश्चन है आपका। सोचिए दे आएगा या ही आएगा। अच्छा ही या शी, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। सब लोग समझ चुके हैं कि सर इसका आंसर जब ईच लिखते हैं, इसकी हिंदी प्रत्येक एक है, तो प्रत्येक एक के लिए दे नहीं जब भी आएगा तो ही या शी आएगा, और ही और शी के लिए जब भी यहाँ पे कोई अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा तो हीज या हर होगा। ठीक है, तो देयर बदल करके हीज या हर हो जाएगा। ईच ऑफ दीज बुक्स, ईच ऑफ दीज बुक्स है ना, इन किताबों में से प्रत्येक एक, इन किताबों में से प्रत्येक एक। तो सोचो यहां पर किताबों में से प्रत्येक एक के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, बताओ मुझे। दे आएगा, ही आएगा, शी आएगा या ईट आएगा, जल्दी बताओ। चार ऑप्शन है। इन किताबों में से प्रत्येक एक, प्रत्येक एक किताब, इन किताबों में से प्रत्येक एक, प्रत्येक एक के लिए यहाँ क्या आएगा, किताब के बदले प्रत्येक एक के लिए क्या आएगा, लड़कों में से प्रत्येक एक। तो यहाँ लड़का प्रत्येक एक है तो ही आ रहा है, लड़की है तो शी आ रहा है। किताबों में से प्रत्येक एक किताब, तो क्या आएगा, ईट आएगा। सही है। ईट का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट्स होगा। तो फिर यहाँ पर यहाँ जो लिखा गया है देयर, ये देयर रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, इट्स। ईच ऑफ दीज बुक्स हैज दिस टॉपिक मेंशन्ड इन देयर ओपनिंग चैप्टर। चलिए जी, तो ये भी क्लियर है हम लोग का। आ जाओ ये देखो, ये देखो भाई सेंटेंस 38 नंबर, आई एम ग्रेटफुल टू यू। सेंटेंस देखो प्रेजेंट में शुरू हुआ है, मैं बहुत ही आभारी हूं। ग्रेटफुल का मतलब क्या हो गया, आभारी यानी ऑब्लाइज्ड, OBLIGED, ऑब्लाइज्ड। मैं बहुत ही आभारी हूं तुम्हारा और तुम्हारे सारे दोस्तों का। देखिए योर ऑल नहीं बल्कि ऑल योर लिखा हुआ है, तो ये सही है। मैं बहुत ही आभारी हूं तुम्हारा और तुम्हारे सभी दोस्तों का। सेंटेंस किसमें शुरू हुआ है, प्रेजेंट में। सोचने वाली बात है। दिव्या कुमारी 33, 34, 35, 36 का क्या होगा सर, आपका आवाज नहीं आया था। क्लास रिकॉर्डेड है बाबू, जब क्लास खत्म होगा तो आप रिकॉर्डेड जाकर के चेक कर लेंगे। 33, 34, 35, 36 का एक्सप्लेनेशन दोबारा से पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बोलकर समझाया हुआ है। क्लास रिकॉर्डेड है, आपका क्लास छूट गया था, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे या व्हाटएवर जो भी रीजन रहा था, आप क्लास को दोबारा से सुन लेंगे जो भी छूटा है, जहां जहां छूटा है। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड, आपका मैं आभारी हूं और आपके सारे दोस्तों का आभारी हूं।
ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो सोचो जब प्रेजेंट में शुरू हुआ है तो ये दो शोड सिंपैथी, ये पास्ट कैसे हो सकता है? सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया प्रेजेंट में शुरू प्रेजेंट में खत्म, प्रेजेंट में शुरू तो प्रेजेंट में खत्म। जब ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो ये पास्ट कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये तो क्लियर है ना कि इसका आंसर सी। बट अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो क्या होगा? मैं आभारी आपका हूं और आपके दोस्त का हूं। क्यों आभारी हूं? के लिए। फॉर की हिंदी क्या होती है? के लिए। किस चीज के लिए? अपना। सिंपैथी दिखाने के लिए। देखो ये हिंदी आपके सामने है, इसके लिए को मैंने यहां लिख दिया। मैं आभारी हूं आपका और आपके सारे दोस्तों का। क्या दिखाने के लिए? शो मतलब दिखाना। सिंपैथी एंड काइंडनेस, सिंपैथी तथा दया, सिंपैथी तथा दया दिखाने के लिए। तो देखो के लिए का क्या हो गया? फॉर। अब फॉर के साथ दिखाना की अंग्रेजी क्या होती है? शो। तो सोचो, शो फॉर एक प्रीपोजिशन है, तो बताओ फॉर के साथ क्या आएगा? शो आएगा या शोइंग आएगा? तो फॉर एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद भी फोर आएगा, शोइंग आएगा, फॉर शोइंग। ठीक है। अच्छा, दिखाने के लिए तो फॉर शोइंग हो गया। क्या दिखाने के लिए? अपनी सिंपैथी और दया। देखो सिंपैथी यहां क्या है? नाउन है। काइंडनेस क्या है? नाउन है। ठीक है। तो नाउन के पहले अपना लिखना है। अपना, तो किसका अपना है? तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का अपना सिंपैथी। तो तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त अगर मिला दें तो यहां पर बहुत सारे हो जा रहे हैं, एक तुम हो जा रहे हो और एक तुम्हारे दोस्त हो जा रहे हैं, बहुत सारे। तो इसके बदले जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? दे। और दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया? सॉरी, देयर। तो यहाँ तुम और तुम्हारे दोस्तों की सिंपैथी दिखाने के लिए, तो तुम और तुम्हारे दोस्तों के लिए अपना, अगर सिर्फ तुम्हारा रहता तो योर लिखते। तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों आ गए, इसमें तुम भी आ गए, सेकंड पर्सन भी आ गए और थर्ड पर्सन भी आ गए हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ अपना के लिए क्या हो जाएगा? तो देयर। दे का क्या हो जाएगा? देयर। तो यहाँ देयर नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे फॉर शोइंग, तब क्या हो जाएगा? देयर, फॉर शोइंग देयर सिंपैथी एंड काइंडनेस। ये हमारा सेंटेंस बना। अब इस सेंटेंस को कोई भी लड़का शांत दिमाग से सोचे। मैं आभारी हूं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का। किस चीज के लिए? टुवर्ड्स मी, मेरे प्रति। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? के प्रति। टुवर्ड्स मी, मेरे प्रति दया और सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने के लिए। तो के लिए का क्या होता है? फॉर, प्रीपोजिशन है। अब फॉर के साथ सोचने वाली बात है कि किस एंगल से फॉर के साथ भी3 आएगा। सबसे पहली बात कि फॉर जो प्रीपोजिशन है वो अपने साथ भी3 लेता है। अगर कोई बच्चे से सवाल पूछा जाए तो नहीं सर, फॉर के साथ भी3 नहीं आता है। फॉर के साथ क्या आता है बाबू? तो भी4 आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन लेता है। तो भी4 के पहले हमारा तुम्हारे से सवाल है कि बाबू रे, दे होगा, देम होगा, या फिर देयर्स होगा, या फिर देयर होगा। 4 ऑप्शन है। फॉर के बाद ये तो क्लियर है ना कि भी4 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। प्रीपोजिशन फॉर है और फॉर प्रीपोजिशन के बाद भी4 आएगा, प्रीपोजिशन के बाद भी4 आता है। तो जब फॉर के बाद भी4 आ गया तो इस भी4 के पहले दे, देम, देयर्स या देयर, तो जवाब है कि भैया यहां पर क्या होगा? देयर होगा। इसलिए पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। फॉर दे शोड के जगह पे लिखेंगे फॉर शोइंग। अच्छा, चूंकि यहां पर शोइंग क्या है? एक नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद आया है, और नाउन के बाद फिर आ रहा है सिंपैथी नाउन, काइंडनेस नाउन। आप बोलेंगे सर 2 नाउन एक साथ होता है? बिल्कुल 2 नाउन एक साथ होता है। आप बोलेंगे सर इसका एक एग्जाम्पल दिखा देते तो बड़ा अच्छा रहता। देखो मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। गोल्ड क्वाइन। देखो क्वाइन भी नाउन है, कॉमन नाउन, और गोल्ड क्या है? एक मेटेरियल नाउन है। तो 2 नाउन एक साथ आ गया। जैसे हम बोलते हैं
पेन बॉक्स, है ना, पेन बॉक्स। पेन बॉक्स मतलब कलम रखने वाली बॉक्स। तो बॉक्स भी नाउन है, पेन भी नाउन है, दो नाउन एक साथ आता है, इसलिए यहां पर कोई हमको आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो शोइंग यहां पर हो गया दिखाने के लिए, सिंपैथी नाउन है, नाउन के पहले हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा फॉर शोइंग, तब क्या हो जाएगा देयर, तब सिंपैथी एंड काइंडनेस। अगर हम लोग ऐसे देखें तो भी हम लोग बना दिए, ऐसे देखेंगे तो भी बना दिए, और यहां भी देखेंगे कि जब प्रेजेंट में शुरू है तो पास्ट कैसे हो सकता है, तो वैसे ही बन गया। हर हाल में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी। मैं सब लोगों से पूछ रहा हूं, क्यों जी, एकदम क्लियर है ना सभी का? क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 सभी का क्लियर है ना? जल्दी बताएं, जल्दी बोलिए, क्वेश्चन नंबर 38 सभी का क्लियर है ना? क्लियर है सर, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। सब लोग का क्लियर है ना क्वेश्चन नंबर 38? चलो, सब लोग कह रहे हैं कि सर क्लियर है, आ जाओ। देखो भाई, क्वेश्चन है द कंपनी हैज अपॉइंटेड, कंपनी ने अपॉइंट किया है कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट्स मतलब होता है एक तरह के लोगों को, कंसल्टेंट्स मतलब लोगों को, वो लोग जो कंसल्ट करते हैं लोगों से और कंपनी के लिए काम करते हैं, है ना। तो कंपनी ने यहाँ पर कंसल्टेंट्स का मतलब एक तरह से कर्मचारियों को क्या किया है, नियुक्त किया है मदद करने के लिए। देन सोचो, कंपनी है, कर्मचारियों को रख रही है, तो कर्मचारियों को रख रही है मदद करने के लिए, तो सोचना है किसकी मदद करने के लिए, टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, कंपनी की आमदनी बढ़े। इट्स किसके लिए आया है, कोई भी समझ सकता है, कंपनी के लिए है। कंपनी के बदले प्रोनाउन, और प्रोनाउन के पॉजेसिव इट है, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, इट्स। तो कंपनी ने कर्मचारियों को नियुक्त किया है मदद करने के लिए। किसका मदद करना है, यहां आपको सोचना है, क्या बढ़ाने के लिए, इट्स रेवेन्यू, कंपनी की आमदनी बढ़ाने के लिए, और इंप्रूव करने के लिए इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की आर्थिक पोजीशन को और बेहतर बनाने के लिए। इट्स जहां जहां यूज हो रहा है ये कंपनी के लिए यूज हो रहा है, कंपनी की आमदनी बढ़ाने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कंपनी ने कर्मचारियों को नियुक्त किया है। और ये कर्मचारी किसकी मदद करेंगे, सोचने वाली बात है। कंपनी ने 10 लोगों को काम पे रखा है, किसकी मदद के लिए, लॉजिकल क्वेश्चन है। कंपनी 10 लोगों को काम पे रखेगा 10 लोगों की मदद करने के लिए या अपनी मदद के लिए। तुम अपने घर में एक नौकर रखोगे किसकी मदद करने के लिए, नौकर रखोगे गांव वालों की मदद करने के लिए, या फिर नौकर की मदद करने के लिए, या अपनी मदद करने के लिए कि नौकर मेरा मदद करेगा मेरे काम में, किसकी मदद के लिए एक नौकर रखा जाएगा, सोचने वाली बात है। एक दुकानदार अपने दुकान में 2 ठो कर्मचारी को रखता है, किसका मदद करने के लिए, कर्मचारियों का मदद करने के लिए, या फिर 2 नौकर को, 2 स्टाफ को इसलिए रखता है ताकि वो दुकानदार का मदद करेंगे, आखिर किसका मदद करेंगे। तो जाहिर सी बात है, कंपनी ने यहाँ पर जो कर्मचारियों को रखा है वो कंपनी की मदद करने के लिए। ये कर्मचारी जब भी मदद करेंगे तो कंपनी का मदद करेंगे, किस काम में, तो कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाने में, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाने में मदद करेंगे। इसीलिए यहाँ पर देम ना लिख करके यहाँ जो प्रोनाउन यूज होगा वो इट होगा। बोलिए जी, क्या ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है? एकदम सही है सब लोग का ना, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, जल्दी से रिप्लाई करें, क्या एकदम क्लियर है ना जी 39 नंबर क्वेश्चन? जल्दी से रिप्लाई करो। ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि हाँ सर एकदम क्लियर है। ठीक है, भीम कुमार, सब लोग कह रहे हैं क्लियर है। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन देखो जी, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। टू इम्प्रूव खाली स्थान, टू इम्प्रूव खाली स्थान नॉलेज, टू इम्प्रूव खाली स्थान नॉलेज, यू आर taught English and मैथ्स डेली। यहां बताना है खाली स्थान में
माई, देयर, आवर, हिज, हर, योर। बताओ तो, नॉलेज को बढ़ाने के लिए तुमको हर रोज अंग्रेजी और मैथ्स पढ़ाया जाता है। तुमको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाया जाता है प्रतिदिन नॉलेज को बढ़ाने के लिए। किसका नॉलेज बढ़ेगा? तुमको अगर हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे प्रतिदिन, तो यहाँ पर इंप्रूव करेगा नॉलेज। किसका नॉलेज इंप्रूव करेगा? जल्दी बताओ। आवर नॉलेज इंप्रूव करेगा, देयर नॉलेज, माई नॉलेज, हिज नॉलेज, हर नॉलेज या योर नॉलेज? जल्दी से रिप्लाई करो। अलग अलग बच्चे अलग अलग रिप्लाई कर रहे हैं। भोला कुमार माई कह रहे हैं, पायल चौधरी योर कह रही है, जावेद आलम माई कह रहे हैं, आफ्ताब आलम माई कह रहे हैं। चलो अब मैं क्या दिमाग बताऊं बाबू। पढ़ेगे अंग्रेजी तुम तो नॉलेज बढ़ेगा तुम्हारे छोटे भाई का। सिंपल सा क्वेश्चन है। अंग्रेजी पढ़ोगे तुम तो नॉलेज किसका होगा? तुम्हारे दोस्त का नॉलेज होगा। लाइव सेशन अभी तुम कर रहे हो, पॉजेसिव प्रोनाउन तुम सीख रहे हो, तो जाहिर सी बात है नॉलेज भी तुम्हारा ही बढ़ रहा है। तो यदि यहाँ पर यू आर टाउट तुमको पढ़ाया जाता है तो नॉलेज भी तुम्हारा ही बढ़ेगा। तो यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर होता है। सीधा सीधी लॉजिकल क्वेश्चन है, पहले शांत दिमाग से सोच लो कि टू इम्प्रूव खालिस्तान नॉलेज, नॉलेज को बेहतर बनाने के लिए तुमको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है और मैथ्स पढ़ाया जाता है प्रतिदिन। तो तुमको अगर अंग्रेजी पढ़ाएंगे प्रतिदिन, तुमको अगर मैथ्स पढ़ाएंगे प्रतिदिन, तो यहाँ पर नॉलेज किसका बढ़ेगा? सोचने सी बात है, किसका बढ़ेगा? तो जब बढ़ेगा तो जो लड़का मैथ्स पढ़ेगा, जो लड़का अंग्रेजी पढ़ेगा, उसी का नॉलेज बढ़ेगा। पढ़ने वाला कौन है? यू। तो यू का नॉलेज बढ़ेगा। तो यू का नॉलेज क्या होगा? यू का नॉलेज आवर नॉलेज, देयर नॉलेज, माई नॉलेज, हीज नॉलेज नहीं। आंसर क्या होगा? योर नॉलेज। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? योर नॉलेज। पहले हम बोल रहे हैं ये सेंटेंस सब लोग समझ गए ना जी? ये सेंटेंस क्या है पहले देख लिया जाए। क्या ये सेंटेंस सभी को समझ में आ गया? जल्दी बोले, समझ गए तो ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इस क्वेश्चन में हम ऐसे लिख दें टू इम्प्रूव खालिस्तान नॉलेज, आई एम टाउट इंग्लिश एंड मैथ्स डेली, तो जाहिर सी बात है अब मुझे यहाँ पर अंग्रेजी और मैथ्स पढ़ाया जाता है तो नॉलेज किसका बढ़ेगा? अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा नॉलेज बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर आंसर अब क्या हो जाएगा? माई। यहाँ जो पढ़ेगा उसी का नॉलेज बढ़ेगा। दैट इज क्लियर। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो। टू इम्प्रूव इट्स इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब होता है कुशलता। टू इम्प्रूव इट्स इफिशियंसी, कुशलता को इम्प्रूव बेहतर बनाने के लिए ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड विद लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। सारे के सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अगले साल तक लैपटॉप दिया जाएगा। तो लैपटॉप जब मिलेगा सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, तो बताओ ये इफिशियंसी, काम करने में कुशलता किसकी बढ़ेगी? सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अगर लैपटॉप मिलेगा, विल बी प्रोवाइडेड विद लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर्स, अगले सालों तक सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अगर हम लैपटॉप देंगे तो इसमें इफिशियंसी, काम करने की कुशलता किसकी बेहतर होगी? मेरी बेहतर होगी, तुम्हारी बेहतर होगी, हमारी होगी, या फिर इनकम टैक्स अधिकारियों की होगी? किसकी होगी? तो जवाब यह है कि जिसको लैपटॉप मिलेगा उसी की कुशलता काम करने की बेहतर होगी। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के बदले अगर हम प्रोनाउन बात करें, अगर मेरा यहाँ क्वेश्चन है इनकम टैक्स ऑफिसर्स, ये प्लूरल है, प्लूरल के बदले अगर प्रोनाउन की बात करें तो दे आएगा, और दे का अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो देयर आएगा। इसलिए यहाँ पर ये जो इट्स लिखा गया है, ये इट्स यहाँ जो है, ये इट्स यहाँ नहीं होगा और इसके स्थान पर लिखा जाएगा दे, THEI। चलो जी, क्या ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है ना? 40 नंबर, जल्दी रिप्लाई करें। जी सर, जी सर।
ठीक है, चलो ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान ही डिस्कस्ड ईच ऑफ द सजेशंस, उसने डिस्कस किया ईच ऑफ द सजेशंस। सजेशंस मतलब सलाह में से प्रत्येक एक सलाह। उसने मीटिंग के दौरान उसने डिस्कस किया, सलाह बहुत सारे थे, यानी अनेकों सलाह में से प्रत्येक एक सलाह। तो सोचने वाली बात है, प्रत्येक एक सलाह, प्रत्येक एक सलाह के बदले प्रोनाउन क्या आएगा? सोचो, दे आएगा, शी आएगा, ही आएगा, इट आएगा, यू आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ। प्रत्येक एक सलाह, ईच लिखा हुआ है, प्रत्येक एक सलाह। सलाह यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, अगर कोई आदमी रहता तो हम सोच सकते थे, पर सलाह यहाँ नॉन लिविंग थिंग है, उस प्रत्येक एक के लिए क्या आएगा? इट आएगा। अब देखो यहाँ पर उसने मीटिंग में डिस्कस किया सलाह में से प्रत्येक एक, और हाउ दे आर कुड बी इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना। तो अब सोचो कैसे इसे लागू किया जाएगा, चाहे जो भी है। तो सोच के बताओ इसका आंसर क्या होगा जी? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, जरा सोच के बता दो, जल्दी बताइए, जल्दी से रिप्लाई करें। 41 का क्या होगा? इंप्लीमेंट मतलब लागू करना है। मीटिंग के दौरान उसने सलाहों में से प्रत्येक एक सलाह को डिस्कस किया कि कैसे यह लागू किया जा सकता है, चाहे जाएगा, चाहे किया जाना चाहिए, चाहे किया जा सकता है, चाहे जो भी सोचो। कहने का मतलब है यहाँ पर लागू करने की बात क्या हो रही है? सलाह। और सलाह में से कौन सा सलाह? तो प्रत्येक एक सलाह को डिस्कस किया है। तो प्रत्येक एक के लिए यदि प्रोनाउन ईट आता है तो यहाँ पे हाउ के साथ क्या है? चलिए, सब लोग कह रहे हैं कि सर सलाह के लिए ईट आएगा, आंसर इज सी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ जी, 41 क्वेश्चन यहीं तक था आप लोग का, देख लिया जाए। यहां पर आकर के आपका ये पॉजेसिव प्रोनाउन 100% एकदम क्लियर है। अब किसी की ताकत नहीं है जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन और साथ ही साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्लियर हो गया। किससे कोई क्वेश्चन पूछ दे और आपको कोई डाउट हो। क्वालिटी लो नहीं कर सकते, एमबी बहुत तेज खत्म हो रहा है, एमबी बहुत तेज खत्म हो रहा है। आ जाना बाबू रहमत अली कोचिंग पर, तिवारी जी एमबी भरवा देंगे। तिवारी जी कह रहे हैं कि रहमत अली, तिवारी जी रहमत अली को बुला लें। आ जाना रहमत अली, तिवारी जी हैं यहाँ पर, तुमको मोबाइल रिचार्ज करवा देंगे। आ जाना। तुम्हारा एमबी कितना खर्च हो रहा है, एमबी बता देना तिवारी जी, तुमको उतना रुपया का रिचार्ज कर देंगे, तुम्हारा एमबी भर जाएगा। और कोई उपाय मेरे पास नहीं है बाबू। नेट खर्च हो रहा है तो इसका यही एक उपाय है कि कोचिंग में आ जाना, हम मोबाइल में नेट रिचार्ज कर देंगे। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? और हम कुछ नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हैं रहमत अली तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा मोबाइल का रिचार्ज करा देंगे। और क्या करेंगे? अब 5 रुपया का रिचार्ज हो चाहे 500 रुपया को, आ जाना कोचिंग पे, चले आना, क्लास खत्म हो जाएगा तो चले आना, 3 बजे तक रहेंगे, आके रिचार्ज करवा लेना मोबाइल। तिवारी जी हैं ना, तो बाद में मत कहना कि सर रिचार्ज हमारा मोबाइल नहीं करवाए। तुम्हारे लिए एक ऑफर है, आकर के रिचार्ज करा लो, अपना मोबाइल लेकर आना, तिवारी जी बैठे हैं, रिचार्ज कर देंगे। और क्या कर सकते हैं? तो 299 का करवाना होगा या 599 का, आज भर तुम्हारे लिए ऑफर दे रहे हैं, आके रिचार्ज करवा लेना। चलिए जी, आगे बढ़ रहे हैं। ये टॉपिक हम लोग क्लियर हो गया। देखो अब तो हालांकि समय तुम्हारा खत्म हो रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा, इस पूरे सेट का मैंने पीडीएफ भेज दिया था। मैं एक कुछ फीलर्स प्रैक्टिस के लिए कुछ फिलर्स का एक पीडीएफ भेजूंगा, जिसमें लगभग हमको लगता है कि 15 से 17 क्वेश्चन होंगे। आप इसको बना लेंगे आज, कल जब लाइव सेशन में आएंगे तो इसको चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये एक दिन का टॉपिक होगा, कल ही शुरू और कल ही खत्म। रेसिप्रोकल 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 प्रोनाउन पे कल बात करेंगे। और
और एक फिलर्स का प्रैक्टिस सेट पीडीएफ डालेंगे, बना लीजिएगा। एक परसों दिन हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सेट दिए थे, कहते कि वर्ड खोज करके बनाइएगा, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग मेहनत किए होंगे, कुछ लोग नहीं किए होंगे, कुछ लोग, ठीक है कोई बात नहीं है। आज तो हमारा ये 40 क्वेश्चन का सेट चेक करना जरूरी था, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन आपका कंप्लीट हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो कल एक काम करेंगे, कल हम लोग 3 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा, सबसे फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसका सेट आपको दे दिया गया है। दूसरे में बात करेंगे हम लोग एक फिलर्स के सेट की, जिसका पीडीएफ अभी हम आपको शेयर करेंगे जस्ट। और तीसरे में कल बात करेंगे रेसिप्रोकल। एक दिन का टॉपिक होगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं कह सकते हैं, एक दिन का टॉपिक है, कल ही शुरू और कल ही खत्म। तो ये कल 3 मुद्दे पर बात किया जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर, फिलर्स पर और रेसिप्रोकल प्रोनाउन पर। फिलर्स जो देंगे ईमानदारी से बना लीजिएगा, कल फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलो इतना ही पे क्लास रोक रहे हैं, अब कल का फिर कल आगे देखा जाएगा। चलिए जी, किसी को कुछ कहना नहीं है? बीके सिंह क्लासेस ऑफलाइन खुले, ठीक है खोलने दो बाबू, अच्छा तो है, खुल जाएगा तो हम लोग भी खोल देंगे, क्या दिक्कत है। बीके सिंह क्लासेस ऑफलाइन खोल रहे हैं, ठीक तो है। कब से खोल रहे हैं बीके सिंह? विकास कुमार, दो दिन में? हाँ तो 2 दिन में 21 तारीख के बाद है ना फैसला होगा, पहले 21 तारीख तक पहले पढ़ लो ऑफलाइन, उसके बाद ऑनलाइन। जब ऑफलाइन खुलेगा तो खुल जाएगा, पूरे 11 कोचिंग खुलेगा। बीके सर खाली अकेला नहीं खोलेंगे, अकेला बीके सर की अधिकार नहीं है खोलने की, पूरा आरा खोलेगा तभी खोलेंगे, सरकार का आदेश होने से पहले तक वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परेशान नहीं रहो, किसी के टीचर के कहने पर मत जाओ कि हम खोल रहे हैं हम खोल रहे हैं, किसी की औकात नहीं है कि गृह मंत्रालय के खिलाफ आकर कोचिंग खोल देगा। छोटे मोटे कोचिंग खुल सकते हैं, बड़े कोचिंग नहीं खुल सकते। चलो ये सब काम कंप्लीट करना, कल फिर आगे बात करेंगे, बिना मतलब का बात कर